अभी तक हमने बात की सक्षम से उनकी सक्सेस में फैमिली के रोल के बारे में और इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस के बारे में। अब आगे परिवार से जानेंगे उनके चाइल्डहुड ट्रेट्स, यानी बचपन में वो किस तरह से चीजों को देखते थे, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में और उनकी अपब्रिंगिंग के बारे में। इसके बाद अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आपकी पूरी जर्नी में आपके फैमिली का, आपके परिवार का, जो कि आपके लिए एक स्पाइनल कॉर्ड का काम करता है, रीढ़ की हड्डी का काम करता है, उसका क्या रोल है और उन्होंने आपको किस तरह से, किन मूवमेंट्स पर, कहाँ पर सपोर्ट किया, जिससे कि आपको लगता है आपका जो सफ़र है वो इजी हुआ। 10th में मेरे मार्क्स अच्छे थे। उसके बाद यूजुअली पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि साइंस लें। मेरे फादर ने मुझे सजेस्ट करा कि तुम्हें अगर ह्यूमैनिटीज़ पसंद है तो ह्यूमैनिटीज़ लो। पहले तो मैं भी शॉक था कि क्या ह्यूमैनिटीज़ तो किसी ने फैमिली में नहीं लिया, लेकिन उनका ये था कि आपका पैशन जो है आप उसे फॉलो करें। उसके बाद भी किसी भी स्टेज पे मुझ पे प्रेशर नहीं था कि यूपीएससी निकालना है। अगर यूपीएससी नहीं हुआ, मैं इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर बन के भी इक्वली खुशी होता। कोई पेरेंटल प्रेशर नहीं रहा। मेरी स्ट्रैटेजी जो थी मेरे पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं पता थी, ना उन्होंने कभी इंटरफेयर करा। ये था कि जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट होता है कि घर में कोई दिक्कत ना हो, जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसकी सारी तैयारी रखना, उस टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, उन सब का तैयार रखना। मेरी मदर जो है वो सारी चीज़ें देखनी है, वो सारी चीज़ों में इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। जब भी मुझे टेंशन होती थी मैं इन लोगों के साथ लूडो खेलता था, और दिन भर मैं, क्योंकि दिन भर जब ये लोग जाग रहे होते थे तब मैं पढ़ता नहीं था, तब इनके साथ मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करता था और रात में पढ़ता था। इसलिए फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंस रहता है और टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लोग हर बार डिस्कस करते हैं, स्केड्यूल को लेकर, टाइमिंग को लेकर, कि हमें किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए। 1 ईयर का करिकुलम लेकर तैयारी कर रहे हैं या 2 इयर्स का कर रहे हैं, तो ये चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अपने पूरे टाइम टेबल को या स्केड्यूल को किस तरह से प्लान किया, और क्या चीज़ें, जो गलतियाँ आपने की या जो अच्छाइयाँ थी, जिससे कि आने वाले लोग जो इसके लिए एस्पिरेंट्स हैं वो हमारे यहाँ पर इस चीज़ को देखकर आगे ना दोहराएं। मेरे ख्याल से मेरा जो शेड्यूल था वो यही था कि रात को 10 बजे तक जब सब सो जाते थे तब मैं पढ़ना शुरू करता था, और सुबह के 3-4 बजे तक, बाद में 5 बजे तक पढ़ता था। उसके बाद घर वालों के लिए चाय बनाता था और सो जाता था। फिर दिन में उठ के कुछ पढ़ाई नहीं करता था, एकदम रिलैक्स हो जाता था। तो पढ़ाई दिन में 5-6 घंटे से ज़्यादा, या आगे एग्ज़ाम के टाइम आते आते 7-8 घंटे तक इतना ही रहता था। जहाँ तक प्लान की बात है, जैसे मैंने बताया एकदम कस्टमाइज्ड प्लान था जो चेंज होता रहता था। प्रेशर मैंने नहीं लिया। बीच में माय ब्रदर वाज गेटिंग वेड, तो मैंने 20-25 दिन का भी ब्रेक ले लिया था। तो प्रेशर नहीं लेना चाहिए, तो फिर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, और इसमें पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा रोल है। बिकॉज अगर वो हमेशा सर पे चढ़े रहेंगे कि पढ़ना है, तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी। तो इसलिए आई थिंक इसके अंदर फैमिली का सपोर्ट अगेन यहाँ फिर आ जाता है। कई बार ये देखा गया है कि लोग इस यूपीएससी के पीछे इतना दीवानगी की हद तक चले जाते हैं कि वो लोग दूसरे एवेन्यूज़ के लिए बिल्कुल आंखें मूंद लेते हैं, मतलब दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और कई बार जब हार्ड लक होता है और नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे 3 साल, 4 साल, 5 साल यहाँ चले गए। तो इसके लिए आपका क्या व्यू पॉइंट है सेक्शन, थोड़ा सा ये और बताइए। इसमें मेरा पिछला आंसर ही कंटिन्यू होता है कि 8th से 12th में जब आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पर इंटरेस्ट है, और उसी फील्ड में फिर आप उसको परस्यू करें। तब आपको जो चीज़ आपकी इंटरेस्ट की होगी उसको तो आप ऑब्वियसली परस्यू करेंगे। जैसे मैंने जो बुक्स पढ़ी 1970s, 80s, 90s के ब्यूरोक्रेट्स, जर्नलिस्ट, इकोनॉमिस्ट, उनकी, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, ये जॉब मुझे पसंद है। एक बार अगर आप अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं तो आसान रहता है। एक चीज़ और कि अगर आप प्रेपरेशन के मोड में हैं तो फिर 2 कारण की वजह से आप छोड़ सकते हैं। अगर कारण ये है कि आपको ये रियलाइज़ हुआ कि ये सर्विस आपको पसंद नहीं है, तो फिर उसे छोड़ना ठीक है। लेकिन ये सोचना कि 2 साल हो गए हैं अब छोड़ देना चाहिए,
वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। 3 अटेम्प्ट तक दे सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसर्टेन एग्जाम है। रिजल्ट के 10 मिनट पहले तक मुझे भी ये लग रहा था अगले साल फिर प्रीलिम्स के गोले तो नहीं भरने होंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट इशू है लैंग्वेज का, क्योंकि हमारा भारत जो है यहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है और मेट्रोज में या बड़े शहरों में इंग्लिश भी काफ़ी बड़े स्तर पर बोली जाती है। तो लोगों को कई बार ये फील होता है कि हमें इंग्लिश का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए या हमारी लोकल जो लैंग्वेज है उसमें हम नहीं कर पाए। तो इस चीज़ को भी मैं थोड़ा सा सक्षम के साथ क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, लैंग्वेज में 3 कैटेगरी के लोग होंगे। एक जो वर्नाक्युलर बोलते हैं, कन्नड़, मलयालम, उनके लिए सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज है क्योंकि वो या तो हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हैं या इंग्लिश में, प्रीलिम्स का स्पेशल। तो उनके लिए बहुत दिक्कत की विषय होती है, उनके में किताबें भी नहीं मिलती हैं। हिंदी माध्यम वाले लोगों के लिए भी दिक्कत है क्योंकि उनमें जो किताबें हैं उनका मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। और जो मैंने सुना है मेंस का एग्ज़ाम में पेपर ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हिंदी में लिखना बहुत कठिन है। अब उनके यहाँ मैंने सुना है कि हिंदी में अब बुक्स मिलने लगी हैं। इंग्लिश के अंदर, आपने इंग्लिश का जो रोल पूछा, उसके अंदर वोकैबुलरी बहुत अच्छी होने की ज़रूरत नहीं है। द एबिलिटी टू आर्टिकुलेट व्हाट यू आर थिंकिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप क्या कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। मेरी वोकैबुलरी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ग्रामर जो है वो आपकी अगर अच्छी हो तो और अच्छी बात है, लेकिन आप कम्युनिकेट अगर कर पा रहे हैं बात को बिना ग्रामर के भी तो भी हो जाता है। जो अभी रिजल्ट में भी दिखता है कि कई हिंदी मीडियम वाले भी लोग इस बार आए हैं जो सिलेक्ट होते हैं, उनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी हो वो ज़रूरी नहीं है। इतना सब कुछ जानने के बाद, समझने के साथ मेरी उत्सुकता है ये जानने की सक्षम कि अब आप जब सर्विस में आएंगे अपनी ट्रेनिंग के बाद या जब भी आपको अलॉटमेंट होगा आपके बाकी चीज़ों का गवर्नमेंट की नीति के अनुसार, तो आप किस क्षेत्र में, किस विषय पर अपनी सेवाएं मूर्त रूप में देना पसंद करेंगे जिससे कि आपको लगे कि देश में या देश के नागरिकों के लिए आप कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो इन सर्विसेज के बारे में जब ट्रेनिंग होगी तब मुझे निटिग्रिटीज़ पता चलेंगी, लेकिन जो विषय मैं सोचता हूँ वो हेल्थ, एजुकेशन और सोशल वर्क में जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जो मेरा सब्जेक्ट रहा है उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नया फील्ड है जिसमें हम फॉर इंस्टेंस जनधन आधार मोबाइल जो जैम ट्रिनिटी है वो एक नई चीज़ आई है, डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी है वो एक नई चीज़ आई है। इसलिए अब बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को हम पॉलिसी मेकिंग में अप्लाई कर सकते हैं। उसको इन 3 सेक्टर्स में कैसे अप्लाई करें मैं वो एक्सप्लोर करना चाहूँगा। सब्जेक्ट है जिसका नाम है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। ये सक्षम का ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है, तो थोड़ा सा मैं खुद भी क्यूरियस हूँ इस बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के बारे में जानने के लिए। ये क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, और मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी इस सब्जेक्ट के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। तो प्लीज़ इसकी डेफिनेशन और ये क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो बताइए। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में अपने आप से पढ़ता था। इट्स डेफिनेशन बोलें तो साइकोलॉजी प्लस इकोनॉमिक्स इज बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। कैसे लोगों की साइकोलॉजी को आप अंडरस्टैंड करके आप अलग अलग फील्ड्स में, मार्केटिंग में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिसी मेकिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो है। जैसे ये पाया गया कि अभी एक नोबेल लॉरेट थे अभिजीत बैनर्जी, उनकी बुक थी पुअर इकोनॉमिक्स, कि अगर लोगों को केवल इन्फॉर्मेशन मिल जाए, गरीब लोगों को केवल इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो फिर वो कई डिजीजेस से बच सकते हैं, उन्हें पैसे की भी ज़रूरत नहीं होगी। या फिर एक कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, कि आप लोगों को सब्सिडी ना दे के ये दे दें तो कैसे लोगों का उद्धार होता है। ये सारा बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो बेसिकली बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द बिहेवियर दैट लीड्स टू द इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन। अभी तक हमने बात की सक्षम से उनकी सक्सेस में फैमिली के रोल के बारे में और इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस के बारे में। अब आगे परिवार से जानेंगे उनके चाइल्डहुड ट्रेट्स, यानी बचपन में वो किस तरह से चीज़ों को देखते थे, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में और उनकी अपब्रिंगिंग के बारे में। इन सभी बातों के प्रॉपर तरीके से जवाबों को जानने के लिए आप देखिए मेरा तीसरा वीडियो मंडे 6 जून रात 8 बजे मेरे YouTube चैनल लाइफ शॉट्स विद पुनीत अग्रवाल पर।